जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 14। लास्ट चैप्टर में हमने सुगंधित तेल बनाने की विधि के बारे में लास्ट में जाना था। अन्य उद्योग धंधे जिनको हम घर पर कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं उनके बारे में जाना था। आइए आज के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरितिमा वृद्धि से स्वार्थ परमार्थ का समन्वय। पृथ्वी का जीवन प्राणियों और वनस्पतियों में विभक्त है। दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। पृथ्वी पर घास पात के रूप में छोटी वनस्पतियां और बड़े पौधे के रूप में झाड़ और वृक्ष बढ़ते हैं। प्राणियों को इन्हीं के सहारे जीवन धारण करने का अवसर मिलता है। पशु पक्षी मनुष्य सभी घास पात पर जीवित हैं। अन्न भी एक प्रकार की घास का बीज ही है। शाक भाजी फल पत्ते यह भी वनस्पति ही हैं। मनुष्य इन्हीं को खाकर जीवित रहते हैं। वनस्पतियों के अभाव से पशु पक्षी मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता। समुद्र और तालाबों में भी कई प्रकार की हल्की किस्में की घास पाई जाती है। प्रायः उसी पर जल जंतुओं का निर्वाह होता है। हिंस प्राणी मांस खाते पाए जाते हैं, पर मांस भी आखिर वनस्पतियों का एक विशेष उत्पादन ही तो है। दूध की पृथक सत्ता नहीं। पशु घास खाते हैं और वह घास ही दूध बन जाती है। ऐसे प्राणी इस संसार में अति स्वल्प मात्रा में ही होंगे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनस्पतियों का अपने निर्वाह में कोई उपयोग न करते हों। पशु पक्षियों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक इस या उस प्रकार वनस्पति के सहारे ही प्राण धारण किए हुए हैं। आसपास में बरसने वाली सूर्य की किरणें और जमीन से उगने वाली वनस्पति ही जीवन के दो प्रधान आधार हैं। इस संसार में जितना वैभव सौंदर्य जीवन आनंद दृष्टिगोचर होता है उसे इन्हीं दो ईश्वरीय विभूतियों का अनुग्रह कहना चाहिए। खाद्य रूप में वनस्पतियों का उपयोग प्रत्यक्ष है। इसके विपरीत उनका अप्रत्यक्ष लाभ और भी बड़ा है। पौधे ऑक्सीजन वायु उगलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मनुष्य व पशु कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य पौधों की सांस पीकर और पौधे मनुष्य की सांस पीकर जीवित रहते हैं। यह आदान प्रदान इतना महत्वपूर्ण है जिसे खाद्य उपलब्धि से भी बढ़कर महत्व दिया जाना चाहिए। संसार में वृक्ष न रहें तो मनुष्यों की सांस द्वारा छोड़ी हुई तथा अन्य प्रकार के उत्पन्न हुई विषैली हवा से यह सारा वातावरण भर जाएगा और फिर अपनी धरती पर एक भी प्राणी का जीवन संभव न रहेगा। वस्तुओं के मूल्यांकन में प्रायः हमसे भूल होती रहती है। धन दौलत को महत्व दिया जाता है पर उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता जिन पर हमारा जीवन निर्भर है। वनस्पति वर्ग को अपना जीवन साथी मानकर चलना चाहिए और उन्हें सुविकसित स्थिति में रखना अपने ही हित साधन का एक अति महत्वपूर्ण अंग न मानना चाहिए। वनस्पति को तुच्छ न माना जाए, उसका महत्व समझा जाए और उसके अधिक उत्पादन संवर्धन पर ध्यान दिया जाए। जनसंख्या वृद्धि के कारण कल कारखाने निवास सड़क आदि बनाने में बहुत सी भूमि वनस्पति उत्पादन से रहित हो गई है। घास उत्पन्न करने वाली भूमि अब दिन दिन कम होती जा रही है। फलतः पशु पक्षियों के निर्वाह साधन घट रहे हैं और वे कम होते चले जा रहे हैं। स्मरण रखा जाए कि पक्षी उन कीड़ों को खाते हैं जो फसल नष्ट करते हैं। वे बीज खाते हैं और अपनी बीट द्वारा उन बीजों को दूर दूर तक पहुंचाकर इस धरती पर जहां तहां वृक्ष झाड़ जड़ी बूटियों के बोने उपजाने की भूमिका निभाते हैं। पशुओं के मलमूत्र एवं अस्थि मांस से पृथ्वी को खाद मिलती है और उपज बढ़ती है। अस्तु वनस्पति और पशु पक्षियों का संतुलन यथावत बना रहना चाहिए, अन्यथा जीवन संकट की विभीषिका सामने आ खड़ी होगी। इन दिनों बिना उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं और ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल किया जा रहा है। फिर भी यह उपलब्धि इतनी नहीं कि निवास व्यवस्था के उपयोग के लिए छिनी जमीन की क्षतिपूर्ति हो सके। इन दिनों जंगल कट रहे हैं। कृषि के लिए जमीन चाहिए, इसीलिए जंगलों को साफ किया जा रहा है और वृक्षों की संख्या घट रही है। जलावन भवन निर्माण एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए लकड़ी की मांग बढ़ रही है। फलतः वृक्ष तेजी से कटते तो हैं
पर उनकी स्थान पूर्ति नहीं होती। यह दोहरा संकट है। वृक्षों की कमी पड़ते जाने से उनके द्वारा लकड़ी की आवश्यकता पूरी होने से कठिनाई उत्पन्न होती है और उसकी महंगाई बढ़ती है। पत्तियों के सड़ने से भूमि को खाद मिलती है, उनकी कमी से भूमि की उर्वरा शक्ति घटेगी। फलतः अन्न और घास पात का उत्पादन कम पड़ने से मनुष्यों और पशुओं के लिए संकट खड़ा होता चला जाएगा। शुद्ध वायु की कमी पड़ते जाना इससे भी बड़ा संकट है। इस प्रकार वृक्षों को काटना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यदि उन्हें काटना ही पड़े तो आवश्यक है कि उतने ही नए लगा दिए जाएं। सच तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्ध की आवश्यकता भी बढ़ेगी और उसकी पूर्ति मनुष्यों के अनुपात से ही वृक्षों की संख्या बढ़ाने से संभव हो सकती है। किंतु हो उल्टा रहा है। वृक्ष कटते और घटते जा रहे हैं। फलतः लकड़ी की आवश्यकता एवं भूमि के लिए प्राकृतिक खाद मिलने में भारी अड़चन उत्पन्न हो रही है। शुद्ध वायु का बढ़ता संकट तो इससे भी अधिक बढ़ चढ़कर है। वृक्ष घटने से संकट के और भी कई दुष्परिणाम हैं, जिनके कारण अगले दिनों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वृक्षों की जड़ें जमीन में फैलती हैं और भूमि की परतों को रस्सों से कसने की तरह जकड़े रहती हैं। इससे भूमि रेत बनकर हवा में उड़ने से रुकती है और वर्षा के बहाव में कटने से भी बचती है। यदि पेड़ न रहें तो जड़ों द्वारा भूमि की परतें जकड़े रहने की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और हर वर्षा में उपजाऊ मिट्टी बह बहकर नदी नालों के सहारे समुद्र की ओर लुढ़कती जाएगी। इसी प्रकार हवा के तेज झोंके भूमि को झकझोरेंगे और कड़ी जमीन को रेत के रूप में परिणत करने तथा आंधी के साथ इधर उधर उड़ा ले जाने की हानि पहुंचाते रहेंगे। जिन क्षेत्रों में पहले पेड़ थे तब वहां की भूमि बहुत अच्छी और उपजाऊ थी, पर जब वहां के पेड़ कट गए तो धीरे धीरे वहां की उर्वरता घट गई और रेतीले रेगिस्तान दिखाई देने लगे। खाद मिलते रहने के कारण भूमि की ऊपरी परतें ही उपजाऊ होती हैं। वह पानी में बहने और हवा में उड़ने लगेंगी तो निश्चित रूप से रेतीली व अनुपयुक्त एवं अनुत्पादक भूमि ही बढ़ेगी। उर्वरता के अभाव में मनुष्यों और पशुओं को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। वृक्षों का वर्षा से भी घनिष्ठ संबंध है। उनमें एक विशेष आकर्षण शक्ति होती है जिससे बादल खिंच कर आते और पानी बरसाते हैं। जहां वृक्ष कटे हैं वहां उसी अनुपात से वर्षा भी घटेगी। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां उन हरे भरे प्रदेशों में काफी वर्षा होती थी, परंतु जब उधर वृक्ष कट गए और नंगी भूमि रह गई तो वर्षा की भारी कमी पड़ गई और वे क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के कारण विपत्ति में फंस गए। वृक्ष काटकर जो लाभ उठाया गया था उसकी तुलना में वनस्पति और वर्षा की कमी पड़ जाने की हानि अनेक गुनी कष्टदायक बनकर सामने आई। एक ओर भूमि का अन्य उपयोग करने के लिए तथा लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने के लिए वृक्षों का काटना आवश्यक है। दूसरी ओर उस कमी से शुद्ध वायु का संकट, पत्तियों से खाद मिलने की कमी, पक्षियों का आश्रय स्थल घटने से उनका विनाश, फलतः फसल शत्रु कीड़ों की वृद्धि जैसी कितनी ही कठिनाइयां सामने आती हैं। जड़ों द्वारा पकड़े न रहने से भूमि कटती और हवा में उड़ती है। वर्षा की कमी पड़ने से वे क्षेत्र सूखाग्रस्त होकर दुर्भिक्ष की स्थिति में पहुंचते हैं। सांप छछूंदर जैसी स्थिति है। पेड़ काटे बिना काम भी नहीं चलता और काटने पर उनकी हानि इतनी होती है जिनकी तुलना में लाभ की उपयोगिता निरर्थक बनकर रह जाती है। इस संकट का सामना करने का उपाय एक ही है कि नए वृक्ष लगाने का उत्साह उत्पन्न किया जाए और उसमें हर मनुष्य को पूरी पूरी दिलचस्पी बनी रहे। यदि उत्साह हो तो उसे कार्यान्वित करना कुछ भी कठिन नहीं है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली भूमि के अतिरिक्त भी जहां तहां ऐसी जमीन पर्याप्त मात्रा में रहती है जिसमें वृक्ष उगाए जा सकते हैं, सरकार वन भूमि को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती है और सड़क के किनारे वृक्ष लगाने जैसे प्रयास करती है।
पर इतना बड़ा कार्य सरकार पर छोड़ देने से निश्चित नहीं रहा जा सकता। इसके लिए जनसाधारण में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि उत्पन्न करनी चाहिए और हरितमा अभिवर्धन में अपना उत्साह भरा प्रयास प्रस्तुत करना चाहिए। वृक्षारोपण हमारी महत्वाकांक्षाओं में सम्मिलित रहना चाहिए। जिस प्रकार अपना व्यवसाय, धन, सम्मान, प्रभाव, यश आदि बढ़ाने में उत्साह रहता है, वैसी ही श्रेयकर सफलताओं में एक हरितमा अभिवर्धन एवं वृक्षारोपण को भी सम्मिलित रखना चाहिए। शोभा, सौंदर्य, कला और सुसज्जा की दृष्टि से घर आंगन में फूल और बेलें लगाने का उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। यह प्रयास वस्तुतः बहुत ही सुरुचिपूर्ण है। घर आंगन में बरामदे के आसपास आमतौर से थोड़ी बहुत कच्ची जमीन रहती है, उसमें फूल लगाए जा सकते हैं। खंभों के सहारे छतों, छप्परों पर बेलें चढ़ाई जा सकती हैं और अपना घर प्राकृतिक शोभा सुषमा से सुसज्जित बनाया जा सकता है। बड़े शहर कस्बों में जगह की कमी पड़ती है, वहां छत, आंगन सभी भरे होते हैं। इस स्थिति में गमलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी सीमेंट के गमले बाजार में बिकते हैं। पुराने डिब्बे कनस्तर काट छाट कर उन्हें ऊपर से रंग पोत दिया जाए तो अच्छे खासे गमले बन सकते हैं। पैकिंग में काम आने वाली लकड़ी की पेटियां भी काम दे सकती हैं। यहाँ तक कि नाद या टूटे घड़े के पेंदे भी इस प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। उसमें मिट्टी भर ली जाए, थोड़ा खाद डाला जाए, फूलों के पौधे और बेलें उन्हीं में आसानी से बोए जा सकते हैं। उनकी सिंचाई रखवाली पर ध्यान रखा जा सके तो अपना घर हरियाली से सुशोभित और रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित दिखाई पड़ सकता है। इसमें ना तो कोई बड़ा खर्च करना है और ना भारी परिश्रम। सच तो यह है कि यह एक ऐसा मनोरंजन है जिसमें अपनी सृजनात्मक शक्ति, कुशल बुद्धि एवं कलात्मक दृष्टि का विकास होता है। श्रम करने का नया आधार मिलने से आलस्य प्रमाद के रूप में छाई रहने वाली दरिद्रता से भी छुटकारा मिलता है। जागरूकता, स्फूर्ति एवं कुछ करने की उमंग न केवल अपने में वरन पूरे परिवार में उत्पन्न की जा सकती है। बच्चों को ऐसे कार्यों में स्वभावतः उत्साह रहता है। यदि उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जा सके तो सहज ही वे अपने लिए एक सृजनात्मक कार्य प्राप्त कर लेंगे और तोड़ फोड़ की अव्यवस्थाएं फैलाने से बचेंगे। फूल बेलों की तरह ही घरों में शाक वाटिका लगाई जा सकती है। जिनके पास कच्ची खाली जगह है वे उसमें ऋतु के अनुरूप शाक भाजी बो लिया करें। जिनके घरों में पक्की जगह है वे गमले, टोकरियों, पेटियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ की उगाई वस्तुओं के प्रयोग में एक भावनात्मक आनंद होता है। छतों का पूरा इस्तेमाल किया जा सके तो पक्के घरों में भी इतनी सब्जी उगाई जा सकती है जिससे किसी छोटी गृहस्थी का काम भली प्रकार चल सके। यह बचत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा लाभ परिवार के लोगों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होना है, जिसका मूल्य शाक भाजी उगाने के सहारे मिलने वाले आर्थिक लाभ से भी कहीं अधिक है। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया, पालक जैसी चटनी के काम आने वाली वस्तुएं तो हर महीने हर मौसम में 2-4 गमलों में उगी रह सकती हैं और उनके सहारे अपने उत्पादन का गर्व तथा आनंद सदा ही मिलता रह सकता है। इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है। जिनके पास भूमि नहीं है, जो नौकरी व्यवसाय आदि में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए भी वनस्पति उत्पादन में इतना योगदान तो बड़ी आसानी से संभव हो सकता है। जिनके पास भूमि है वे उसका अन्य मनस्क होकर उपयोग न करें, वरन यह दृष्टि रखें कि इसमें अधिकाधिक हरितिमा का उत्पादन करना है। अन्न, शाक, तिलहन, कपास आदि फसलें किस प्रकार अधिक मात्रा में उपजा सकते हैं, इसी के लिए उनका चिंतन और प्रयास उत्साहपूर्ण स्थिति में रहना चाहिए। इस क्षेत्र में भूमिधरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलनी चाहिए कि किसका पुरुषार्थ अग्रणी रहा, अधिक शस्य संपदा का अनुदान कितना, किस स्तर का किसने रखा। इसे प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा का विषय बनाना चाहिए और इस घुड़दौड़ में बाजी मारने की महत्वाकांक्षा हर किसी में जगानी चाहिए।
समुचित जुताई, सिंचाई, खाद, बीज और रखवाली का जागरूक पुरुषार्थ और तत्परता के साथ इस क्षेत्र में जुट पड़े तो हमारी फसलों का परिमाण और स्तर आज की अपेक्षा कल ही दूना हो सकता है। उस श्रम यज्ञ का परिणाम यह होगा कि पशुओं और मनुष्यों को अधिक खाद्य प्राप्त करने और परिपुष्ट होने का अवसर मिलेगा। यह पुण्य परमार्थ अपने लिए भी तत्काल सत्परिणाम उपलब्ध करेगा। अधिक मेहनत से अधिक कमाई होगी और पुरुषार्थी को आत्म संतोष अनुभव करने, सराहना पाने और संपन्न बनने का अवसर मिलेगा। जो स्वयं कृषि नहीं कर सकते, उसे जिस तिस को भाड़े बटाई पर देते फिरते हैं, उनके लिए यही उचित है कि इस प्रकार धरित्री की उत्पादन क्षमता में उपेक्षा अवरोध उत्पन्न न करें और उसे उनके हाथ बेच दें जो उसमें पूरा ध्यान और पूरा श्रम नियोजित कर सकने की स्थिति में हैं। इससे अधिक हरितमा उत्पादन करने का पथ प्रशस्त होगा। किसान को मात्र अन्न ही नहीं, शाक और फल उगाने की बात भी सोचनी चाहिए। मानवीय आवश्यकताओं में शाकों और फलों का भी अति महत्व है। कृषि भूमि का एक भाग फल उगाने और फलों का छोटा उद्यान लगाने के लिए भी सुरक्षित रखा जाए। जिस प्रकार गौ पालन करके परिवार के स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार शाक और फलों की आवश्यक मात्रा घर के लोगों को मिलती रहे, यह ध्यान रखने योग्य बात है। अन्न और दूध की तरह शाक फल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। यदि यह तथ्य समझ लिया जाए तो हर कृषक को इतने उत्पादन में भी अनाज, कपास, तिलहन आदि उगाने की तरह अभिरुचि उत्पन्न होगी। यह उत्पादन आर्थिक दृष्टि से भी अधिक लाभदायक है। कठिनाई केवल इतनी ही नहीं है कि हम ढर्रे पर पहिया लुढ़काने का मानसिक आलस्य तो चल रहा है, उसी के चलने देने की आदत बनाए रहते हैं और सोचने क्या करने की उमंग को फलवती नहीं होने देते। भोजन में कई तरह की वस्तुएं रहने की तरह यदि कृषि उत्पादन में भी शाक और फलों का उत्पादन आवश्यक मान लिया जाए तो आज की अपेक्षा कल स्थिति ही दूसरी होगी। उत्पादक धनी बनेंगे, अपने परिवार की स्वास्थ्य वृद्धि करेंगे और उस उपयोगी उपज से अनेकों को लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। जलाऊ ईंधन, इमारत तथा उपकरण के लिए लकड़ी की जरूरत किसान की ही तरह जिनको भी पड़ती है, जिनके पास जमीन नहीं है, अस्तु जो जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उस पर जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाए जाएं। इससे भूमि की शोभा, सौंदर्य बढ़ेगा और उसे हवा पानी के दबाव से नष्ट न होने एवं अधिक वर्षा पाने का लाभ मिलेगा और मनुष्यों एवं पशु पक्षियों की कई तरह की आवश्यकताएं पूरी होंगी। खेतों पर भी पशुओं मनुष्यों की छाह पाने के लिए आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए आम, जामुन, शहतूत, कटहल जैसे अधिक छाया और अधिक फल देते रहने वाले वृक्ष लग सकते हैं। इनसे जगह तो घिरती है, पर बिना सिंचाई जुताई के सहज ही फलों की आमदनी भी तो होती रहती है। इस प्रकार फलदार वृक्षों का लगाना और घटिया जमीन में जलाऊ या इमारती पेड़ उगाना लगभग उतना ही लाभदायक जा पहुंचता है जितना कि कृषि की उपज होती है। यदि कुछ कम भी रहे तो भी वृक्ष की बहुमुखी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन को ध्यान में रखा जाना और महत्व दिया जाना आवश्यक। यह व्यक्तिगत प्रयासों की बात हुई। भूमि वाले किसान अन्न, शाक एवं वृक्ष उत्पादन में क्या कर सकते हैं, यह उनकी चर्चा हुई। बात यहीं समाप्त नहीं होती। इस दिशा में सेवा बुद्धि से सार्वजनिक प्रयासों में उत्साह उत्पन्न करने एवं और सहकारिता के आधार पर बड़े उत्पादन की योजनाएं व्यावसायिक आधार पर बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार कितने ही कल कारखाने तथा उद्योग धंधे बड़े पूंजी से बड़े पैमाने पर खड़े किए जा सकते हैं, उसी प्रकार शाक, फल और लकड़ी उगाने के लिए सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र उत्पादन बड़े पैमाने पर करने की बात सोचनी चाहिए। बात ध्यान आकर्षित होने की है। अत्यधिक लाभ कमाने का लालच थोड़ा पीछे कर दिया जाए और समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाले उत्पादन को महत्व दिया जाए तो निश्चय ही
फल, शाक और जल वन की उपज बढ़ाने के लिए कितने ही नए संस्थान खड़े करने की आवश्यकता अनुभव होगी। योजना बनाने वाले देखेंगे कि लूट मार जैसा लाभ न हो, पर काम चलाऊ लाभांश इस उद्योग में भी इतना मिल सकता है जिसे पर्याप्त और संतोषजनक कहा जा सकता है। अच्छे पौधों की नर्सरी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसमें उस क्षेत्र में अच्छी तरह उग सकने वाले वृक्षों की पौध आसानी से मिल सके। ऋतुओं पर फलने वाले पुष्पों और विभिन्न शाकों के अच्छे बीज सुविधापूर्वक मिल सकें, इसका प्रबंध भी इसी नर्सरी में होना चाहिए। ये अपने यहाँ पौधा उगाने और बीज बेचने के दोनों काम करें। पहाड़ों और जंगलों की जमीन को ठीक ठाक करके उनमें पेड़ उगाने का काम प्रायः सरकार का वन विभाग ही करता है। यह कार्य सहकारी समितियां बड़े पैमाने पर करने लगें तो अधिक उत्पादन के कारण सरकार को भी अब की अपेक्षा अधिक कर लाभ मिलने लगेगा और अनेक व्यक्तियों को नए सिरे से एक व्यवसाय मिलेगा। वृक्ष उगाने के साथ साथ अन्य अनेक सहायक धंधे जुड़े हुए हैं, जैसे रेशम, लाख, शहद, गोंद, कत्था, जड़ी बूटियां आदि का उत्पादन और उसी क्षेत्र में आसानी से हो सकने वाला पशुपालन। कृषि के काम आने वाली भूमि भी देश में कम नहीं है। वह ऐसे स्थानों पर है जहां पहुंचने और रहने की सुविधा कम होने के कारण आबादी बस नहीं सकी है। इस प्रकार की सारी भूमि को सहकारी वृक्ष उत्पादन की योजना के अंतर्गत लिया जा सकता है। सरकारी योगदान से यह प्रयास अत्यधिक सफल हो सकता है और राष्ट्रीय आय बढ़ने एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कर का उत्साहवर्धक साधन अनायास सामने आ खड़ा हो सकता है। मिल, कारखाने बनाने वाले मस्तिष्क और साधन यदि इस क्षेत्र को अपना सकें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। छोटे पैमाने पर भी छोटे छोटी सहकारी समितियां स्थानीय सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप कुछ काम कर सकती हैं। शाक उत्पादन और फल उद्योग के छोटे बड़े कार्य तो हर जगह हो सकते हैं। उसे बड़े नगरों में भेजने के लिए ढुलाई का एक नया उद्योग खड़ा हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह अन्य व्यवसाय किए जाते हैं, उसी प्रकार इस उद्योग की ओर ध्यान दिया जाने लगे तो प्रतीत होगा कि उपयोगिता और आजीविका की दोनों ही दृष्टि से इस दिशा में किए गए प्रयास कम लाभदायक नहीं है। सार्वजनिक सेवा संगठनों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए और अन्य लोकोपयोगी जन कल्याण के कार्यों में ही एक कार्य वृक्षारोपण को भी गिनना चाहिए और उसके लिए उसी उत्साह से काम करना चाहिए जिस प्रकार की अन्य परमार्थ कार्यों के लिए किया जाता है। अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थान दृष्टिगोचर हो सकते हैं जो अर्ध सरकारी या वैयक्तिक होने के कारण उपेक्षित पड़े होते हैं और उन पर ध्यान न दिया जाने के कारण हरितमा उत्पन्न कर सकना संभव नहीं हो पाता। ऐसे स्थानों में हरियाली उगाना सार्वजनिक सेवा संगठनों को अपने हाथ में लेना चाहिए। पंचायत घर, स्कूल जैसे सरकारी अर्ध सरकारी इमारतों के आसपास खाली जगह पड़ी होती है। उनमें फूलों के जैसे गुलाब, हरश्रृंगार, चमेली, चांदनी, गुड़हल, रातरानी झाड़ लग सकते हैं। नींबू, बेर, अमरूद, अनार, फालसा जैसे फलों के भी प्रायः छोटे झाड़ ही होते हैं। जहाँ कम जगह होती है वहाँ इस प्रकार के फल फूल वाले छोटे झाड़ और जहाँ अधिक जगह होती है वहाँ आम, जामुन, शहतूत, लीची, चीकू जैसे बड़े पेड़ लग सकते हैं। पक्की सड़कों और कच्चे रास्तों के किनारे भी इतनी जगह खाली रहती है कि उन पर छोटे छोटे बड़े वृक्ष उगाए जा सकें। बड़े आदमियों के बड़े मकान भी काफी जगह घेरे पड़े होते हैं और उनमें पेड़ लगाने की गुंजाइश रहती है। इनमें इस प्रकार का उत्पादन आसानी से हो सकता है। झंझट इस आशंका से उत्पन्न होता है कि उत्पादनकर्ता उस पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और अधिकतर जमाने तथा लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। इस वादे का दावा मौखिक रूप या लिखित रूप में दे दिया जाए तो अपनी भूमि में वृक्ष लगाने देने से कोई इनकार न करेगा और सेवा संगठन को किसी प्रकार की अड़चन न पड़ेगी। सड़क के किनारे वाली जमीन प्रायः सरकारी निर्माण विभाग की होती है। उनके दफ्तर में अपने वृक्षारोपण की सूचना दे दी जाए
और उस उत्पादन पर अपने अधिकार का दावा न करने का लिखित आश्वासन दे दिया जाए तो वैसा करने की स्वीकृति खुशी खुशी मिल जाएगी। गांव के कच्चे रास्तों के किनारे इस प्रकार के आरोपण की स्वीकृति ग्राम पंचायत से ली जा सकती है। स्कूलों या अन्य सार्वजनिक इमारतों का स्थान मिलने में भी कोई अड़चन नहीं हो सकती। जहां भी खाली किंतु वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त जगह हो, वहां के लिए प्रयास करने पर उसके स्वामी सहज ही स्वीकृति दे सकते हैं। जब अधिकार पाने का लाभ लेने की दृष्टि नहीं है, मात्र वृक्षारोपण के सत्परिणाम से धरती की शोभा और लोकहित मंगल के अनेक संभावनाओं का विकास करना ही अपना लक्ष्य हो, तो समझना चाहिए हर जगह इसके लिए पर्याप्त भूमि मिल सकती है और अपने ही क्षेत्र में सैकड़ों हजारों नए वृक्ष लगा सकना संभव हो सकता है। बीज बो देने या पौधा गाड़ देने का नाम ही वृक्षारोपण नहीं है। यह तो प्रथम दिन का आरंभिक कृत्य है। इस श्री गणेश को ही लक्ष्य प्राप्ति मान बैठने की जैसी भूल नहीं करनी चाहिए। जैसा कि इस प्रकार के आरंभ शूरों द्वारा पिछले दिनों होती रही है। शिशु को जन्म देकर ही माता पिता निश्चिंत नहीं हो जाते, वरन उसे वयस्क स्वावलंबी बनने तक बराबर भरण पोषण करते हैं। यही बात वृक्षारोपण के संबंध में भी है। पौधों के लगाने के उपरांत उनकी नियमित सिंचाई, गुड़ाई, खाद एवं रखवाली का प्रबंध होना चाहिए और इसकी योजना तथा व्यवस्था उसी समय बना ली जानी चाहिए जिस समय का वृक्ष लगाया गया है। आरोपण का कार्य तो उसने पूरे क्षेत्र में मिलजुल कर एकाध सप्ताह में ही निपटाया जा सकता है, किंतु उन्हें सींचने के लिए स्वयं सेवी श्रम प्रक्रिया के कार्यक्रम बनाने और कंधे पर लिए उत्तरदायित्व को उत्साहपूर्वक निभाते रहने की बात प्रारंभ में ही निश्चय कर लेनी चाहिए। लगाए गए पौधे को जानवर चर न जाएं, इसके लिए उनके चारों ओर सूखे कांटों की नागफनी को, पत्थर के टुकड़ों को अथवा जैसी सुविधा हो बाड़ बना देनी चाहिए। पत्ती किस मौसम में कितने दिन बाद कितना लगाना पड़ेगा और उसे कौन कहाँ किन साधनों में लावेगा, इसकी सुनिश्चित योजना बनाई जाए और वृक्षारोपण के पुनीत कर्म में संलग्न हरित सेना के स्वयंसेवक अपने अपने हिस्से का उत्तरदायित्व बिना आलस्य के निभाते रहने का व्रत ग्रहण करें तो समझना चाहिए कि यह आरोपण अपने लक्ष्य तक पहुंच सकने में सफल हो जाएगा। जन जन में लोक सेवा की भावना जगाई जानी चाहिए और जिनमें उस प्रकार की उदार उत्साह पाया जाए उनके स्वयंसेवी संगठन खड़े किए जाने चाहिए। इस प्रकार के संगठन अपने सदस्य को बढ़ाते रहें। श्रमदान के द्वारा मानवीय आदर्शों की अनुकरणीय परंपरा स्थापित करने में यह सदस्य आगे रह सकते हैं। इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती रहे तो वृक्षारोपण, ग्राम स्वच्छता जैसे अनेकों उपयोगी समाज कल्याण के कार्य संपन्न होते रह सकते हैं। वृक्षारोपण कार्य को स्वयं श्रम करना तथा दूसरों को उसके लाभ समझाना, यह दोनों ही कार्य साथ साथ चलने चाहिए। स्वयं सेवक ही दौड़ धूप करते रहें और लोग स्वयं निष्क्रिय बने रहें तो भी कुछ कार्य न चलेगा। वस्तुतः यह कार्य जन जन में अभीष्ट चेतना उत्पन्न होने से ही संभव हो सकता है। स्वयं सेवक तो अपने कार्य क्रियाकलाप से उत्साह उत्पन्न करने एवं मार्गदर्शन करने का काम ही कर सकते हैं। उनकी दौड़ धूप से स्वल्प मात्रा में ही कार्य हो सकता है। सारे देश को हरा भरा बनाने के लिए तो प्रत्येक नागरिक में वैयक्तिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की वृद्धि होनी चाहिए। हरियाली की समीपता में शोभा, सौंदर्य, आरोग्य एवं राष्ट्रीय तथा मानवीय समस्याओं के समाधान की दृष्टि जुड़ सके तो ही इस प्रयोजन की पूर्ति ठीक तरह हो सकनी संभव है। आवश्यक है कि वृक्षारोपण एवं हरितमा अभिवर्धन के लाभ जन साधारण को समझाए जाएं और उस विभीषिका का परिचय कराया जाए जिसके अनुसार वृक्ष वनस्पतियों के घटने में पशु पक्षियों एवं मनुष्य के अभावग्रस्त बनकर जीवन मरण की विपत्तियों में फंस जाना निश्चित है। स्वच्छ वायु का अभाव, प्राणियों की दम घुटेगा। भूमि क्षरण के कारण अच्छी खासी जमीन रेगिस्तान में बदलती चली जाएगी और प्रकृति इस मूर्खता का दंड वर्षा में कमी करने के रूप में देगी।
ऋतुओं का संतुलन बिगड़ेगा और वर्षा ही नहीं सर्दी गर्मी की मात्रा भी असंतुलित होकर मनुष्य का अहित उत्पन्न करेगी। प्राकृतिक सौंदर्य का अधिकांश वैभव वन संपदा पर टिका हुआ है। उद्यानों की परंपरा मिट जाए, पेड़ झाड़ न रहें तो यह धरती कितनी कुरूप लगेगी। इसे उन मरुस्थलों में जाकर ही जाना जा सकता है जहां हरितिमा का अभाव है। वे क्षेत्र शमशान जैसे निष्प्राण और भयावह लगते हैं। शोभा सुसज्जा की दृष्टि से पेड़ पौधों को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। घरों में हरियाली उगाने और बेलें चढ़ाने और फूल लगाने का प्रबंध उसी सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें कि बालों में कंघी करनी, कपड़ों को धोना, मकानों को पोतना जैसे कार्य दैनिक जीवन में संपन्न किए जाते हैं। कमरों में टांगे गए चित्रों में भी प्राकृतिक दृश्यों का समावेश रहता है। यह सुरुचि समाज पर अंकित रहने तक सीमित न रहकर यदि प्रत्यक्ष बन सके तो उससे सुरुचि को कल्पना तक सीमित न रहने देने से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष बनने का भी अवसर मिलता है और उस प्रयास में कितने ही प्रकार की उपलब्धियों से लाभान्वित हुआ जा सकता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में वृक्षारोपण का भारी महत्व एवं पुण्य माना गया है। श्रावण मास में हरियाली अमावस और हरियाली तीज के दो पर्व विशेषता उसी के लिए हैं कि उन उत्सवों पर नए वृक्ष लगाए जाएं। वर्षा ऋतुओं में उनके आसानी से लगने की संभावना रहती है। उस अवसर पर और कुछ न बन पड़े तो तुलसी के पौधे घरों में स्थापित करने और उनमें नित्य जल सिंचन करते रहने का धर्म कृत्य करने का प्रचलन तो अभी भी है। तुलसी बहुत ही आरोग्यवर्धक पौधा है। उसमें घर की वायु शुद्ध, कीटाणुओं का नाश, वातावरण में सात्विकता तथा कई बीमारियों में प्रभावशाली औषधि का प्रयोजन पूरा होता है। वृक्षारोपण की प्रेरणा तो उस स्थापना के पीछे स्पष्ट रूप से कार्य करती है। पिछले दिनों प्रथा थी कि पुरोहित लोग अपने यहाँ तुलसी के पौधे उगाते थे और उन्हें प्रत्येक यजमान के घर हरियाली अमावस के दिन स्वयं जाकर स्थापित कराते थे। जिस घर में तुलसी का पौधा न होता उसमें अन्न ग्रहण न करते। इस प्रचलन से पेड़ पौधों के महत्व एवं उस स्थापना में धर्म भावना का समावेश परिश्रमिक होता है। देवताओं और पितरों के नाम पर उनकी आत्मा की तुष्टि एवं कीर्ति बनाए रखने के लिए स्मारक के रूप में वृक्षों की स्थापना भी धर्म मान्यता में सम्मिलित है। अपने पूर्व पुरुषों की स्मृति में अमीर लोग धर्मशाला, मंदिर, पुस्तकालय, कुआं, तालाब आदि बनाते हैं। सर्वसाधारण के लिए यह भूमि की पुकार है कि सरल किंतु लाभदायक स्मारक के रूप में फलदार वृक्षों का आरोपण करें। पूर्वजों की अथवा अपनी स्मृति के रूप में कई लोग बड़, पीपल, आंवला आदि वृक्ष लगाते हैं। इसमें अन्न क्षेत्र की तरह कितने प्राणियों को पोषण और कितनों को ही धर्मशाला की तरह आश्रय मिलता है। गीता में भगवान ने अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम कहकर पीपल को अपना ही मूर्तिमान रूप बताया है। इस प्रकार पीपल के आरोपण देवालय की स्थापना के समतुल्य पुण्य परमार्थ बन जाता है। वृक्षों को कर्ण, दधीचि, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, बलि, वाजिश्रवा जैसे आत्मदानियों के समान गिना जाता है। परोपकार के लिए ही वे फलते फूलते और जीवन देते हैं। उनकी छाया के नीचे थके मांदे प्राणी आश्रय प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में तो आरण्यकों की छाया में ही बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे। ऋषियों की कुटिया उन्हीं की छाया में बनी होती थी। अभी वे गरीबों के निवास के लिए सुरक्षित मकान का काम देते हैं। संतान के पालन में जो आनंद आता है वही पेड़ पौधे लगाने और उन्हें सींचने बढ़ाने से मिल सकता है। मनोरंजन के लिए कई प्रकार के पशु पक्षी पाले जाते हैं। उनके स्थान पर फलने फूलने वृक्षों का पालन और भी अधिक सुखद हो सकता है। पिंजड़ों में बंद करके पक्षी और रस्सी में जकड़कर पशु पालन कर अपना मनोरंजन करने वाले यदि लता पुष्प बदलने और घरेलू उद्यान लगाने की बात सोचें तो वे देखेंगे कि बिना किसी प्राणी को बंधन में बांधे मनोरंजन का कितना स्वस्थ और सात्विक आधार हाथ लग गया। जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक औषधियों का प्रमुख आधार हैं। आज सही और ताजी जड़ी बूटियां मिलने में भारी कठिनाई हो रही है। फलतः अपने चिकित्सा विज्ञान की उपयोगिता घटती जा रही है। फिर जड़ी बूटियां को उगाने का कार्य हाथ में लिया जा सके तो असली और ताजी जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक औषधियां एलोपैथी दवाओं की तुलना में ही अधिक निर्दोष एवं गुणकारक सिद्ध हो सकती हैं। साथ ही उत्पादक
का समुचित लाभ एवं यश प्राप्त करते हुए जनसाधारण को महत्वपूर्ण सेवा करने का अवसर मिल जाता है। फलों की अपने देश में कितनी कमी और महंगाई है, यही बात मेवे के संबंध में है। अब तक आयात करने पड़ते हैं। फलों के उद्यान लगाने और मेवे का वृक्ष लगाने का कार्य यदि योजनाबद्ध रूप से किया जा सके तो उसमें आर्थिक लाभ तो स्पष्ट ही है। पौष्टिक खाद्य की आवश्यकता भी उस उत्पादन से पूरी हो सकती है। अफीम, तंबाकू आदि हानिकारक पदार्थ की कृषि करने वाले, शराब, सिगरेट आदि का उद्योग चलाने वाले यदि अपनी बुद्धि और पूंजी फल और मेवे के उद्यान लगाने में नियोजित कर सकें तो उससे वे स्वार्थ और परमार्थ का अच्छा समन्वय कर सकते हैं। विष्णु स्मृति में वृक्षारोपण का पुण्य बताते हुए कहा गया है, वृक्ष रोप युतुर्वृक्षः परलोके पुत्रा भवन्ति, वृक्ष प्रदो वृक्ष प्रसूनैद देवाहे प्रणीयति, फलैश्च तिथीन् छायाया चाभ्यागतान् देवे वर्षत्युदकेन पितॄन् पुष्पप्रदानेन श्रीमान् भवति, कूपाराम तडागेषु देवतातनेषु च पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकम फलम। अर्थात जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है वे वृक्ष उसके परलोक में पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों का दान करने वाला वृक्षों के पुष्पों के द्वारा देवों को प्रसन्न करता है, फलों के द्वारा अतिथियों को संतुष्ट किया जाता है और मेघ के बरसने पर छाया द्वारा अभ्यागतों को तथा जल से पितरों को प्रसन्न करता है। पुष्पों का दान करने से समृद्धशाली होता है। कुआं, उद्यान, तालाब और देवायतन का पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त किया करता है, अर्थात उनके नूतन निर्माण कराने के समान ही पुण्य फल पाता है। इसके विपरीत जो वृक्षों को नष्ट करते हैं उनकी निंदा भर्त्सना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा है, नका कम्भीर भुको वनस्पति शस्त्रोर्थी ही नीनशः मोत सूरो अह एवा बनग्रीवा आदधते वे। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट बाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता है और मार डालता है, तुम वैसे न बनो और इन वृक्षों को दुख न दो, इनका उच्छेदन न करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की शरण देते हैं। वृक्षों और वनस्पतियों के सरल उत्पादन में जितना स्वार्थ परिमार्थ का समन्वय है उतना कदाचित ही अन्य किसी में होगा। ऐसे उपयोगी कार्य के लिए जन जन के मन में प्रबल उत्साह उत्पन्न किया जाना चाहिए। इस अभियान से जहां तक एक ओर फलों, शाक सब्जियों के उत्पादन में अभिवृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आहार के संदर्भ में सर्वसाधारण का रुझान प्राकृतिक जीवन क्रम की ओर लौटेगा। इससे जहां जा सकेगी वहीं आरोग्य लाभ का महत्वपूर्ण फायदा हर एक को मिल सकना संभव हो सकेगा। के टॉपिक में हमने जाना कि वृक्षारोपण का कितना अधिक महत्व है और हम सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए अपने अपने स्तर पर, जैसी जिसके सामर्थ्य, और कम से कम अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगाना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।